बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले 2-3 दिन से बड़ा दिलचस्प सा तबसरा हो रहा है बजट के ऊपर। वो लोग जो हुकूमत की मौशी पॉलिसियों की तारीफ नहीं करना चाहते, वो कह रहे हैं कि कुछ कुदरत की तरफ से हुआ है, कुछ मौसम अच्छा रहा, फसलें अच्छी हो गई, कुछ कोविड आ गया, हमसाया ममालिक बंद थे तो इस वजह से एक्सपोर्ट हो गई, तो ये इस वजह से कोई ग्रोथ अच्छी हो गई है और जीडीपी बढ़ गया, इस वजह से कोई पाकिस्तान में मईशत बेहतर नज़र आ रही है। इसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ का कोई किरदार नहीं है। एक तो मैं आपके सामने 10 पॉइंट रखने जा रहा हूं, उन 10 पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि हुकूमत की पॉलिसीज का इसमें किरदार है या नहीं है। तो एक तो ये है, आप अंदाज़ा लगाइए कि खुद इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब को मैं एक टेलीविजन चैनल पर सुन रहा था, वो कहते कि नहीं देखें ना, जो बात है वो है, जो अच्छी बात है कि इसमें वाकई कारोबारी हजरात के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें बजट में आई हैं। अब सोचिए, अपोजिशन जो है वो अगर तारीफ़ कर दे किसी चीज़ की, तो फिर तो ये मतलब आप यही कह सकते हैं कि सूरज कहीं और से निकल आया है। अब मुज़म्मिल असलम साहब को मैं सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प टर्म इसके लिए इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि ये लूट सेल बजट है, लूट सेल बजट। तो इसमें यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स के लिए बहुत कुछ है इस बजट में। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, लेकिन पहले आपके जहन में रहे कि ये 2018 में जो सूरत हाल थी, उसके बाद नून लीग खुद ये कह कर गई थी जाते हुए कि अगली हुकूमत को फ़ौरन IMF के पास जाना चाहिए। और जब पीटीआई की हुकूमत रिलेक्टेंट थी IMF के पास जाने से और कोशिश कर रही थी कि हमें ना जाना पड़े और हम खुद अपने रिसोर्सेज से कुछ मैनेज कर लें, तो नून लीग के माहिरीन कह रहे थे कि हुकूमत लेट कर रही है, इसको IMF के पास फ़ौरन जाना चाहिए। तो खुद मुआशी हालात का क्रेडिट लेने वाली PMLN समझती है कि जब वो गई थी तो उसके बाद IMF में जाने की ज़रूरत थी। अगर मुआशी हालात इतने ही अच्छे तो IMF में क्यों जाना पड़ा था। बहरहाल मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखता हूँ जो बड़े आपके लिए आपको खुश करने का बायस बनेंगे। यानी एक एज अ पाकिस्तानी ये हौसला होगा कि नहीं, चीज़ें कुछ बेहतर होने जा रही हैं, एक उम्मीद पैदा हो रही है कुछ जो है ना वो चीज़ों की। और वो जो हम कहते हैं ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमत सिर्फ ये नहीं कर रही कि पहले 3 साल में, आमतौर पर हुकूमतें क्या करती हैं, पहले 3 साल में जितना निकाल सकते हो जेबों से निकाल लो और अगले 2 साल में इस तरह का बजट बनाओ कि बेड़ा गर्क कर दो मईशत का, कि वो इलेक्शन के हवाले से बजट बन जाए चाहे इकॉनमी तबाह हो जाए। तो गवर्नमेंट ने जो इसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल किया वो किया सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, और वाकई माहिरीन मुआशियत ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रही है। अब उसमें क्या पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, वैसे बजट शुरू होता है और शुर और गुर और बदतमीजी शुरू हो जाती है, और यह तमाम हुकूमतों में हम देख रहे हैं पिछले कई साल। मैं तो बचपन से ऐसे ही देख रहा हूँ। भाई आप बजट सुन लें, उसमें से जो चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर आपको करना है, एहतजाज करना है, तो फिर कर लीजिएगा, फिर बहस के दौरान कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, पार्लियामेंट के बाहर कर लें, पार्लियामेंट के अंदर भी करें, लेकिन अगले सेशन में कर लें और आधा सुन लें उसके बाद कर लें। यानी पहली लाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कही जाती है तो पहली ही लाइन से एहतजाज शुरू हो जाता है। अजीब व गरीब सी बदतमीजी है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। एनीवे, अब मैं आपको एक एक करके वो पॉइंट्स आपके सामने मुख्तसरन रख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस बजट में टैक्सेस में छूट दी गई है, और टैक्सेस में छूट जो है वो विद होल्डिंग टैक्स पे दी गई है। यानी आप जितने मर्जी बैंक से पैसे निकलवाएं, आप वो जो आपको 50,000 रुपये से ऊपर से जाकर 3% और फिर 6% पड़ता था, तो वो नहीं होगा। तो एक तो टैक्सेस में विद होल्डिंग टैक्स में छूट आ गई, फिर कैपिटल गेन टैक्स में छूट आ गई। इससे प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में बहुत फ़ायदा होगा, ख़ासतौर पर फ़रोख्त करने वालों को। फिर मोबाइल सेक्टर है, उसमें गाड़ियों में छूट आ गई। फिर मोबाइल सेक्टर में छूट आ गई। इस छूट से होगा क्या? गवर्नमेंट ने ये छूट क्यों दी है? हालांकि गवर्नमेंट को तो पैसे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो टैक्स इकट्ठा करना है, तो ये छूट क्यों दी है? छूट देने के पीछे फिक्र ये है कि अगर हम छूट देंगे तो कारोबार बढ़ेगा, तिजारत बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा छूट देंगे, आपने देखा ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये बढ़ा के गए थे इसहाक डार साहब, और जब उन्होंने ये बढ़ाया था तो उसी वक्त जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी वक्त दबाव में आ गई थी। बाद में नाम तो इमरान खान साहब का लग गया, लेकिन ये उसी वक्त दबाव में आ गई थी जब उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स जो है वो बढ़ा दिया था। अब जाहिर है, जब आपने कैपिटल गेन टैक्स अदा करना है तो आप जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में कमी वाक़ई हो जाएगी। तो अब गवर्नमेंट की सोच ये है कि कारोबार बढ़े, तिजारत बढ़े, जितनी ज़्यादा तिजारत होगी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स इकट्ठा होगा। यानी अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि एक प्रोडक्ट में से ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं, जैसे गाड़ी में से अगर आप 10 लाख रुपया टैक्स लेते हैं, तो अगर आप उसको 5 लाख कर देंगे तो गाड़ियों की सेल बढ़ जाएगी, गाड़ियों की सेल बढ़ेगी तो उससे इंडस्ट्री भी चलेगी, इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। तो इसलिए इसको मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ज़ुमरे में, ये सिर्फ टैक्स कम करके
एक टैक्स पेयर को छूट नहीं दी गई, बल्कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के जुमरे में आती है कि इससे मईशतें चलेंगी, इससे इंडस्ट्री चलेगी, इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री चलेगी। तो ये एक फ़ायदे की बात है। मोबाइल इंडस्ट्री चलेगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलेगी। आगे चलिए, इस गवर्नमेंट ने इंटेंशनल एफर्ट किया है कि आईटी सेक्टर जो है उसमें चूंकि बहुत पोटेंशियल है, यहाँ सारा जो आईटी का बिजनेस है वो बेंगलोर ले जाता है, तो पाकिस्तान आईटी में बहुत ही लो परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर सिर्फ 2000 इंडस्ट्रीज हैं जो आईटी में काम कर रही हैं, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। तो हुकूमत ने आईटी की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, जैसे हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, तो ये नहीं है कि चावल एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो चावल ही बढ़ाता चला जाए, या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रही है तो टेक्सटाइल ही बढ़ाता चला जाए, नहीं, बल्कि ये एक्सपोर्ट की नेट को बढ़ाने की जरूरत है, इसकी बेस को बढ़ाने की जरूरत है, एक्सपोर्ट की बेस को वाइड करने की जरूरत है। तो इस सिलसिले में आईटी अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो आईटी में अब हुकूमत ने यह किया है कि इसमें जितनी भी आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में चाहिए, इंपोर्ट करनी है, बाहर से मंगवानी है, उसको जीरो रेटेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, जीरो रेटेड कैटेगरी। तो अब आप इंकरेज कर रहे हैं कि आइए आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, और आईटी को हम जो है वो बूम देना चाहते हैं, और इसकी फिर जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाई जाएगी। ई कॉमर्स को भी हुकूमत 100% पर लेकर जाने की कोशिश कर रही है, और टारगेट रखा है कि ई कॉमर्स के बिजनेस को भी हम 100% पर ले जाएं। लेकिन इसमें हुकूमत ने किया यह कि इसको सेल्स टैक्स नेट में शामिल कर लिया है। वैसे मैं समझता हूं, और कुछ और माहिरीन का ख्याल भी है, कि इसको 1 साल और ग्रो करने दिया जाता, अगले साल इस पर सेल्स टैक्स लगा दिया जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने पैसे भी इकट्ठे करने हैं। आगे आ जाइए, तरक्याती बजट 600 से बढ़ाकर 900 अरब रुपए कर दिया गया है, यानी 40% का इजाफा तरक्याती बजट में। 600 अरब रुपए का था, 900 अरब रुपए का। इससे जाहिर है वो तमाम चीज़ें कि जिसमें जो तरक्की में अपना रोल प्ले करती हैं, जिसमें रोड नेटवर्क भी शामिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, वो सब इसमें शामिल होंगी, और ये एक मेजर जो है वो रोल प्ले करेगा। फिर तरसीलात ज़र जो हैं वो 29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। अब आप कहिए कि ये भी बगैर रिफॉर्म के हो रहा है, खुद ब खुद हो गया, कुदरती तौर पर हो गया कि तरसीलात ज़र 29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। आगे चलिए, गुज़श्ता बरस किसानों को 3100 अरब रुपए की आमदन हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 800 अरब ज़्यादा, यानी पिछले साल जो है 2300 अरब हुई थी, तो इस दफ़ा 3100 अरब हुई है। 3100 अरब रुपए की आमदन का मतलब है कि आपने इसमें 32% इजाफा है। 32% इजाफा किसानों की आमदन में अगर हो रहा है, तो किसान जो कि इस मुल्क में 66% की आबादी से बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर मुंसलिक है, ये 66% की आबादी जो है वो खुशहाल हुई है। अब मसला सैलरीड क्लास का है, जिसके लिए गवर्नमेंट वरीड है कि सैलरीड क्लास का क्या करना है, तो उसके लिए मैं आगे जाके बताता हूं कि बजट में क्या रखा गया। लेकिन किसानों के लिए अब जाहिर है ये खुद ब खुद नहीं हुआ। एक तो चले मौसम साजगार रहा, जो कि ऑपोजिशन कह रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि इसमें किसान जो ज़राअत में गवर्नमेंट ने जो बिजली के हवाले से आपको छूट दी थी, जो फर्टिलाइज़र में छूट दी है, जो उसके टैक्स में रिफॉर्म्स लेकर आई थी गवर्नमेंट, उसके नतीजे में जो है वो किसानों ने की बम्पर क्रॉप हुई है, और इसमें 3100 अरब रुपए की उनको आमदन हुई। तो इसका मतलब है कि गाँव और देहातों में जो है, जहां हमारी 70% आबादी रहती है, वहां पर खुशहाली आई है। ये इस बात का सबूत है। अच्छा, अब एक्सपोर्टर्स को जो है, एक्सपोर्ट क्यों बेहतर हुई? ये कुदरत की तरफ से बेहतर हो गई हैं? नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ किया गया। क्या किया गया? एक्सपोर्टर्स के जो रिबेट्स रुके हुए थे, जो रिफंड्स रुके हुए थे पिछले कई साल से, वो इस हुकूमत ने अदा किए हैं, और इस मरतबा हुकूमत ने रिकॉर्ड रिफंड्स अदा किए हैं। और ये वो नहीं है जो कि इस हुकूमत के दौरान एक्सपोर्ट्स हुई हैं, ये वो रिफंड्स भी अदा किए हैं जो पिछली हुकूमत के रुके हुए थे। यानी पिछली हुकूमत के रिफंड्स भी इस मरतबा एक्सपोर्टर्स को अदा किए गए हैं। तो जाहिर है इससे एक्सपोर्टर्स इंकरेज हुए हैं, और एक्सपोर्टर्स को जो है उनकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। तो अगेन ये खुद ब खुद या अल्लाह वालों नहीं हो गया, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के नतीजे में एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, और एक्सपोर्ट्स रिफंड्स में 75% का इजाफा हुआ है। इस मरतबा 214 अरब रुपए के रिफंड्स अदा किए गए हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत का अहम कदम है। अच्छा, फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो किसानों की भी बात हो रही थी, और उसमें एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का जो इनिशिएटिव लिया गया है कि कोल्ड स्टोरेज बड़े पैमाने पर बनाए जाएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि किसानों को जो है वो आड़तियों के रहमो करम पर नहीं रहना पड़ेगा, वो अपनी प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं,
और उसको स्टोर करके वो मंडियों तक ले जा सकते हैं। और फिर फार्म से लेकर यानी खेत से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक की सड़क की तामीर, सड़कों की तामीर, ये भी हुकूमत का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो इस मरतबा लिया जा रहा है, जिससे आई एम श्योर कि किसान बहुत खुश होंगे। अच्छा, फिर मैंने जैसा कि आपको एक्सपोर्ट की बात की है, तो एक्सपोर्ट के बेस बढ़ाने की भी बात कर रहा था। उस सिलसिले में भी हलाल फूड जो है, जिसमें 1 ट्रिलियन की पोटेंशियल है, और अभी हम सिर्फ 0.4 पर खड़े हुए हैं, 0.4 पे, और ये 1 ट्रिलियन की जो है ये इसमें पोटेंशियल मौजूद है। तो इस हलाल फूड पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है और इसके ऊपर पॉलिसी लेकर आ रही है, तो ये बहुत ही हौसला अफजा है। फिर मैं आपको बताऊं कि जितने बड़े सेक्टर्स हैं उस तमाम में ग्रोथ हुई है। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है, सनत इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोथ है, 9% की ग्रोथ है इसमें। सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ हुई है, हालांकि कोविड का एक इंपैक्ट था, लेकिन इसके बावजूद सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ हुई है। तो इन तमाम बड़े सेक्टर्स में ग्रोथ का मतलब है कि आपकी ओवरऑल जीडीपी में ग्रोथ। तो ये ग्रोथ हादसाती तौर पर नहीं हुई। अगर एक सेक्टर में होती तो हम कहते हैं हादसाती तौर पर हुई है, लेकिन अगर सारे सेक्टर्स में ग्रोथ आ रही है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कुछ ना कुछ अमल दखल जरूर है। फिर एक बात गवर्नमेंट कई दफा कह चुकी है, मैं सिर्फ हवाला देना चाहता हूं कि करंट अकाउंट खसारा इसहाक डार साहब 20 अरब डॉलर का छोड़ के गए थे। इस हुकूमत ने वो पहले 20 अरब डॉलर का खसारा खत्म किया है, उसके बाद 800 मिलियन सरप्लस किया है, 800 मिलियन सरप्लस किया है। तो ये भी हादसाती तौर पर नहीं हुआ। अच्छा, फिर दरामदात, हम बार बार कहते हैं कि हुकूमत कहती है कि हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पर जा रहे हैं, इंपोर्ट्स को कम करेंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। तो दरामदात को 56 जो पहले 56 अरब डॉलर थी, जो कि एक्सपोर्ट्स का, हमारी इंपोर्ट्स 214% था, यानी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स थी। इसको अब जो है वो कम किया गया है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अपनी इंपोर्ट्स को कम करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। और इस सिलसिले में जो अगला हदफ है वो भी कम रखा गया, यानी एक्सपोर्ट्स का हदफ 27 अरब डॉलर कर दिया गया है, इंपोर्ट्स का हदफ 57 अरब से 52 अरब डॉलर कर दिया गया है। इंपोर्ट्स का हदफ कम किया गया, एक्सपोर्ट का हदफ बढ़ाया गया। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो मराद दी गई हैं वो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि उसके नतीजे में पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठ गई है, और इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अकेली नहीं उठती, 70 इंडस्ट्रियाँ साथ और उठ जाती हैं, जिसमें सीमेंट है, जिसमें सेरामिक्स है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से की रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। तो 70 इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो उठती हैं। अच्छा, अब आगे आखिरी पॉइंट पर आ जाएं, और वो ये है कि गवर्नमेंट सैलरीड क्लास के लिए क्या कर रही है, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए क्या कर रही है। तो जनाब, हर घराने को अगले साल हर घराने को 5 लाख का कारोबार के लिए कर्जा दिया जाएगा, जो शहरों में बसते हैं। शहरों में बसने वाले हर घराने को 5 लाख रुपए, और ये कर्जा इंटरेस्ट फ्री होगा, यानी आपने हुकूमत को वापस करने हैं, और इसमें गवर्नमेंट की गारंटी होगी बैंक को, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री ये लोन होंगे। और इसी तरह से काश्तकार के लिए, छोटे काश्तकार के लिए 1.5 लाख रुपया जो है वो पर प्रोजेक्ट उनको दिए जाएंगे। और इसी तरह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो पहले 3100 अरब रुपये आया है, वो मैं आपको बता दूं कि वो 3100 अरब रुपया ज़्यादातर उन लोगों में खुशहाली आई है जिनकी ज़मीन 12.5 एकड़ से कम थी। तो यानी कि छोटे काश्तकारों को ये फ़ायदा हुआ। अब ये हैं वो सारे पॉजिटिव पहलू, पॉजिटिव पॉइंट्स। इसके नतीजे में हमें एक शक्ल नज़र आ रही है मैशत की कि आइंदा दिनों में जो मैशत है, हमारी इकॉनमी है, वो बेहतर रास्ते पर जाएगी। और शायद अपोजिशन जो तनकीद कर रही है, उसका सबसे बड़ा कंसर्न भी यही है कि ये मैशत बेहतर कैसे हो रही है, और सबसे बड़ा उनको रियलाइजेशन भी है इस बात की। उनको पता है, अपोजिशन को पता है कि ये मैशत बेहतर हो रही है। इसीलिए अब आप देखें कि उन्होंने ये वाला नारा आप कम कर दिया है, पीडीएम वगैरह ने, कि जी मैशत ख़राब है, मैशत ख़राब है। इसकी बजाय वो ले आए हैं कि जी गवर्नमेंट करप्ट है, गवर्नमेंट के वज़रा करप्ट है। उन्होंने करप्शन का नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि जी इन्होंने चीनी में करप्शन कर दी, आटे में करप्शन कर दी, चीनी खा गए, आटा चीनी चोर हैं, इन्होंने जनाब दवाइयों में करप्शन कर दी। अब वो करप्शन का नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सूरत जारी रही तो 2022 के इलेक्शन, 23 के इलेक्शन में, 2023 के इलेक्शन में सूरत मुख्तलिफ होगी। तो ये नारा नहीं बिकेगा, इसलिए मुतबादल नारा बनाना पड़ेगा। अब दर्द सर क्या है हुकूमत के लिए, जाते जाते मैं आपको बता दूं हुकूमत के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है, दर्द सर क्या है। दर्द सर ये है कि जो सबसे बड़ा जो इस मुल्क के साथ जुर्म किया गया है, जुर्म और दानिस्ता तौर पे किया गया है, वो है IPPs के साथ होने वाले महंगे मुआहिदे, महंगे तरीन मुआहिदे,
जिसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। यानी आप देखिए कि बिजली जो है वो 6 सेंट 7 सेंट पे इंडिया में मिल रही है, बांग्लादेश में, हमसाया ममालिक में, यूरोप में, हर जगह 7 सेंट पे मिलने वाली बिजली पाकिस्तान में 16 सेंट में प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है 16 सेंट में जब आपके को इंडस्ट्री में बिजली मिलेगी तो इंडस्ट्री को मिलने वाली ये जो बिजली है ये इंडिया में बनने वाली प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं कर सकती। आप यहां पर इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बन रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी बनिस्बत के इंडिया के। तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बिजली की वजह से बढ़ जाएगी तो आप मुकाबला कैसे करेंगे? और एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इसका इसी तरह से इंपैक्ट होता है। तो ये एक जुर्म किया गया इस मुल्क के साथ, ये जो महंगे आईपीपीज के मुआहदे सिर्फ अपने कट्स करने के लिए या अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, अपनी थर्ड पार्टीज़ को नवाजने के लिए जो मुआहदे किए गए हैं, ये इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। और फिर जो गर्दिशी कर्ज़ों का एक मामला है कि गर्दिशी कर्जे जो कंट्रोल में नहीं आ रहे, 2400 अरब तक पहुँच गए हैं, ये 3000 अरब तक पहुँच जाएंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा हुकूमत के लिए दर्द सर है। इसको निपटने के लिए हुकूमत को कोई हिकमत अमली बनानी होगी। और फिर IMF की शराइत, IMF कहता है कि बिजली महंगी करें, 88 अरब रुपया और वसूल करें, 6 मरलों में बिजली की कीमतें बढ़ाएं, 3 से 4 रुपये यूनिट बढ़ा दें। अब पहले इतनी महंगी बिजली है, सार्फिन जो है वो हुकूमत को गालियाँ देते हैं, ऐसे में हुकूमत वो कैसे बढ़ा दे? तो IMF के जो मुआहदे हैं, ज़ाहिर है IMF में प्रोग्राम में आपने रहना, तो उसके वो कहता है जी 5800 अरब का आप मुकर्रर करें हदफ टैक्स कलेक्शन का, तो वो करना पड़ता है। तो हुकूमत IMF के चुंगल से निकलेगी तो शायद कुछ मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। तो हुकूमत के लिए कई चैलेंजेस अभी बरकरार हैं। ज़ाहिर है पिछली हुकूमतों ने जो करते चले हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी जो हुकूमतें बार बार ये कहती हैं, वीडियो लंबी हो रही है मैं कंक्लूड करता हूँ, बार बार ये कहते हैं कि जी हमने ये किया, हमने, भैया आपने ये किया तो ये 106 अरब डॉलर के कर्जे कैसे चढ़ गए हैं मुल्क के ऊपर? कौन चढ़ा कर गया है ये? अगर आपने इतना अच्छा किया, सब कुछ ठीक किया, तो ये कैसे इकोनॉमी का सत्यानाश है? कैसे स्ट्रक्चर ख़राब है कोई इकोनॉमी का? ये स्ट्रक्चर अभी ख़राब नहीं हुआ, ये स्ट्रक्चर साल से ख़राब है। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि हुकूमत अपने मुस्बत मंसूबों में कामयाब हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।